बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में 26 मई को जियोग्राफी का पेपर लगा हुआ है। बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक जियोग्राफी में कुछ भी तैयार नहीं किया तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं और जियोग्राफी में आप अच्छा नंबर लेके आओगे, ये 100% गारंटी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव जाति की गतिविधियाँ और उनके प्राकृतिक परिवेश के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। यह जानने का प्रयास करता है कि मनुष्य कैसे वातावरण के अनुसार अपने जीवन को ढालता है और किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करता है। इसमें जनसंख्या, अधिवास, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का विश्लेषण शामिल होता है। यह विषय प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़कर मानव जीवन के विविध पक्षों को भौगोलिक दृष्टि से समझाता है। तो क्या होता है, ये मानव भूगोल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपके आने वाला है, तो इसको तैयार जरूर कर लेना। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि प्राकृतिक वातावरण क्या होता है। ये प्रश्न क्या है, आपको 3 नंबर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, तो प्राकृतिक वातावरण वह भौतिक परिवेश है जिसमें पृथ्वी के सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। इसमें भूमि, जल, वायु और जीव जंतु, पर्वत, समुद्र, वन, जलवायु आदि आते हैं। यह मनुष्य के जीवन और गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करता है। प्राकृतिक वातावरण संसाधनों का मुख्य स्रोत होता है और इसके साथ संतुलन बनाकर रहना संभव मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मानव अपने विकास के लिए इस वातावरण का उपयोग करता है, लेकिन अत्यधिक दोहन इसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो मानव जो प्राकृतिक वातावरण का उपयोग तो करता है, लेकिन अधिक उपयोग करने से इसका संतुलन बिगड़ भी सकता है। ठीक, तो ये प्राकृतिक वातावरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना है। ठीक, तैयार कर लेना है। और अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो है वातावरण समायोजन। क्या है वातावरण समायोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो आपको 100% ये फिक्स है आपके पेपर में आने को। ठीक, तो वातावरण समायोजन क्या होता है, वातावरण समायोजन से आप क्या समझते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो वातावरण समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने जीवन, रहन सहन, कार्य और तकनीकों को ढालता है। जैसे गर्म क्षेत्रों में हल्के वस्त्रों का प्रयोग, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलाव, छतों वाले मकान आदि वातावरण समायोजन के उदाहरण हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य परिस्थिति के अनुसार खुद को परिवर्तित करता है ताकि जीवन आसान और सुरक्षित हो सके। या मानवीय बुद्धि और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। तो वातावरण समायोजन जो होता है ये दर्शाता है कि मनुष्य जो होता है वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है। जैसे कि वे गर्म क्षेत्रों में हल्के वस्त्र का प्रयोग करता, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलवा छातों वाले मकान का प्रयोग करता है, ऐसे वातावरण का समायोजन करता है मनुष्य ताकि अपने जीवन को आसान और सुरक्षित हो सके। या मानवीय बुद्धि और अनुकूलन क्षमता को भी दर्शाता। ये तो वातावरण समायोजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से एक बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करें तो जनसंख्या समस्याएं इंपॉर्टेंट है। क्या है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या समस्याएं क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आने की 99% संभावना है आपके पेपर में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना। आइए देखते हैं कि जनसंख्या समस्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, जनसंख्या समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है। इससे बेरोजगारी, गरीबी, भोजन की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, शिक्षा की कमी, आवास संकट तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेषतः विकासशील देशों में यह समस्या अधिक गंभीर है। इन समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक विकास के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये जनसंख्या समस्याएं हैं जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना 100% है। ठीक,
उसके बाद जनसंख्या हस्तांतरण, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या हस्तांतरण क्या होता है? ठीक, तो देखिए जनसंख्या हस्तांतरण से तात्पर्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अस्थायी अस्थायी रूप से जाना है। आंतरिक या बाह्य हो सकता है। यह क्या हो सकता है? जनसंख्या हस्तांतरण जो हो सकता है आंतरिक हो सकता है, बाह्य रूप में भी हो सकता है। लोग रोजगार, शिक्षा, आपदाओं, युद्ध या बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करते हैं। इससे नगरों में जनसंख्या दबाव बढ़ता है, वहीं प्रवास क्षेत्र में जनशक्ति की कमी होती है। प्रवासन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन भी लाता है। तो ये जनसंख्या हस्तांतरण होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है? जनाधिक्य। जनाधिक्य ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? जनाधिक्य 3 नंबर में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है। जनाधिक्य क्या होता है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, या पूछता है कि जनाधिक्य किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर करना है। आइए देखते हैं जनाधिक्य होता क्या है। देखिए जनाधिक्य का अर्थ किसी क्षेत्र में जनसंख्या का उसकी उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यधिक होना है, या स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसाधनों का उत्पादन जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। इससे बेरोजगारी, खाद्य संकट, आवास की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनाधिक्य का समाधान शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के कुल प्रबंधन से किया जा सकता है। तो ये जनाधिक्य होता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनाधिक्य, 100% संभावना है आपके पेपर में आने की, तो इसको तैयार जरूर कर लेना। 3 नंबर में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, पूछा जाता है। और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो अधिवास का अर्थ क्या है। जैसे कि जनाधिक्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी तरह ये अधिवास जो होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% कह सकते हैं कि आपके पेपर में कल इसको आने वाली 100% इसकी उम्मीद है। ठीक, तो अधिवास का अर्थ क्या है? वह स्थान या क्षेत्र जहां मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता है, या भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जल स्रोत, भूमि उपजाऊता, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों आदि पर निर्भर करता है। अधिवास ग्रामीण और शहरी हो सकते हैं। मनुष्य अपने अधिवास में आवास निर्माण, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि क्रियाएं करता है। अधिवास का विकास सामाजिक संगठन और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। तो अधिवास जो होता है वो मनुष्यों का अस्थायी रूप से निवास करता है। ठीक, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, स्रोतों आदि उपजाऊता, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बताया कि जो अधिवास है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आने की उम्मीद है, तो तैयार जरूर कर लेना। 3 नंबर आपको यहाँ से इस प्रश्न से फिक्स है, मतलब ये प्रश्न 3 नंबर में आपको आने वाला है। उसके बाद अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि होमोसेपियन। होमोसेपियन क्या है? ये हर बार पेपर में आता है। क्या? हर बार पेपर में अधिकतर आपको ये देखने को ही मिलेगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा को देख लीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं इसको। होमोसेपियन 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने में? 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर आप पक्का कर सकते हैं इस प्रश्न को पढ़कर, इस प्रश्न को तैयार कर। तो आइए देखिए होमोसेपियन होता क्या है। तो होमोसेपियन की बात करें तो होमोसेपियन आधुनिक मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियन क्या है? आधुनिक मानव प्रजाति का नाम है। इसका अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य या प्रजाति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में उत्पन्न हुई और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गई। होमोसेपियन की विशेषता उसकी सोचने, समझने और तकनीकी विकास की क्षमता है। इसने उपकरण बनाए, भाषा विकसित की और समाज का निर्माण किया। आज का आधुनिक मनुष्य इसी प्रजाति का प्रतिनिधि है। तो होमोसेपियन जो होता है ये मनुष्य का एक प्रजाति होता है और मनुष्य का आधुनिक नाम है ये। ठीक, तो होमोसेपियन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार जरूर कर लेना। 101% आपको इसको तैयार कर लेना, पेपर में आने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो है वो है उत्तर भारत में मकानों के प्रकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर भारत में मकानों के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से मकान होते हैं, उत्तर भारत में मकानों की क्या स्थिति होती है। इस प्रकार के प्रश्न इसको घुमाकर पूछ सकता है। तो उत्तर भारत में मकानों के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं? तो देखिए उत्तर भारत में मकानों के प्रकार जलवायु, भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। यहाँ अधिकांशतः ईंट, मिट्टी, पत्थर और सीमेंट के मकान पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान आम हैं जिनकी छतें टीन या खपरेल की होती हैं। शहरों में बहुमंजिला पक्के मकान, अपार्टमेंट और फ्लैट्स आदि हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी और ढलवा छतों वाले मकान अधिक होते हैं, बर्फ से सुरक्षा देते हैं। तो ये उत्तर भारत में मकानों के प्रकार हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आपको। आप इसको कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है ये, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं कि भारत में मकान के प्रकार कैसे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकत्रीकरण। एकत्रीकरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, 100% कह सकते हैं कि आपके पेपर में आने ही वाला है प्रश्न है। तो एकत्रीकरण क्या होता है ये भी बता दें, 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एकत्रीकरण पूछा जाता है, एकत्रीकरण क्या है, तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, तो एकत्रीकरण क्या होता है ये देखते हैं। एकत्रीकरण से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या, गतिविधियों या उद्योगों का संकेंद्रण या आमतौर पर सुविधाजनक स्थानों जैसी नदी किनारे, व्यापारिक केंद्रों या शहरी क्षेत्रों में होता है। एकत्रीकरण से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, परंतु अत्यधिक एकत्रीकरण से भीड़, प्रदूषण और बुनियादी सेवाओं पर दबाव पड़ता है। इसका प्रबंधन सुनियोजित विकास द्वारा किया जाता है। तो एकत्रीकरण का आशय जो होता है, एकत्रीकरण जो होता है ये किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या, गतिविधियों या उद्योगों का संकेंद्रण होता है। ठीक, या आमतौर पर सुविधाजनक होता है, स्थानों में नदी के किनारे बसा होता है, व्यापारिक केंद्रों और शहरी क्षेत्रों में होता है। तो ये एकत्रीकरण होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मानव भूगोल के विकास पर निबंध लिखिए। मानव भूगोल क्या होता है, 3 नंबर में भी आपने देखा था प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर पूछ सकता है। मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव विकास भूगोल क्या होता है, एक निबंध लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं मानव विकास क्या होता है, उस पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो मानव भूगोल का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। प्रारंभ में भूगोल केवल प्राकृतिक घटकों तथा सीमित या तथा, परंतु 9वीं सदी में मानव गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित होने लगा। फ्रेडरिक रैटजेल ने निश्चयवाद की अवधारणा दी, जबकि विदल डी ला ब्लास ने सभ्यवाद या समर्थन किया। बाद में मानव भूगोल ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को शामिल किया। आज यह एक अंतर्विषयी विषय है जो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझने का प्रयास करता है। GIS सेंसस डेटा ने आदि ने इसके आधुनिक रूप दिया है, आदि ने इसको आधुनिक रूप दिया है। तो क्या है ये मानव भूगोल के विकास है। मानव भूगोल का विकास ऐसे हुआ था कि ये 19वीं सदी में हुआ था। क्या हुआ था, 19वीं सदी में मानव गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित होने लगा। ठीक, तो फ्रेडरिक ने इसका निश्चयवाद किया था। तो ये मानव भूगोल के संबंध में निबंध है, मानव भूगोल का विकास है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 99% संभावना है आपको ये पेपर में आने की। तो मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल तो 3 नंबर में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मानव भूगोल क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए। लेकिन मानव भूगोल क्या होता है इसकी विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आपको ये 6 नंबर में पूछेगा। क्या, 6 नंबर में पूछेगा। तो आइए देख लेते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या होते हैं, विषय क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है एक लार्ज एरिया होता है। ठीक, इसमें जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आदि शामिल हैं। यह विषय मानव क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, शहरीकरण और जनसंख्या हस्तांतरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उनके संरक्षण और मानव समाज पर उनके प्रभावों को सभी समझता है। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन को स्थापित करना होता है। तो ये मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका क्षेत्र क्या है या इसके विषय क्या होते हैं, तो इसको समझाइए। तो 3 नंबर में अधिकतर पूछता है। अगर ये साथ में पूछेगा मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं इसके विषय क्षेत्र को समझाइए, तो आपको 6 नंबर में पूछता है, लॉन्ग में पूछता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट कहें या वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निश्चयवाद की संकल्पना क्या होती है, निश्चयवाद की संकल्पना। तो आइए देखते हैं क्या होती है निश्चयवाद की संकल्पना। तो निश्चयवाद वह भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव जीवन और उसकी गतिविधियां पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक के अधीन है और उसका विकास जलवायु, स्थलाकृत मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। फ्रेडरिक रैटजेल निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक थे। हालांकि आधुनिक विचारधारा इसे एक पक्षीय मानती है,
क्योंकि यह मानव की स्वतंत्रता और नवाचार क्षमता को नकारती है। तो निश्चयवाद की संकल्पना क्या थी? जो निश्चयवाद की संकल्पना थी उसको क्या होता है, इस विचारधारा के अनुसार निश्चयवाद की संकल्पना जो थी वो मनुष्य प्राकृतिक अधीन है, उसका विकास जलवायु, स्थलीय मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। लेकिन फ्रेडरिक जैटरेजेल निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक थे। क्या थे ये? लेकिन हालांकि आधुनिक विचारधारा जो होती है एक पक्षीय मानती है, इसको कोई क्या मानती है? एक पक्षीय मानती है, क्योंकि ये मानव स्वतंत्रता और नवाचार की क्षमता को नकारती थी, इसलिए इसको एक पक्षीय माना जाने लगा है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न क्या देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्थिव एकता सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्थिव एकता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको प्रश्न। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्थिव एकता क्या होता है। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी एक अविभाज्य इकाई है जहाँ सभी प्राकृतिक और मानवीय तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के किसी भी भाग में हुआ परिवर्तन अन्य भागों को प्रभावित करता है। यह एक वैश्विक दृष्टिकोण है जो पर्यावरणीय संतुलन, संसाधनों को न्यायपूर्ण उपयोग और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सिद्धांत सतत विकास और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक, तो ये प्रश्न क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला है जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। विश्व जनसंख्या से क्या आशय है? तो जनसंख्या से क्या आशय, शॉर्ट में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण आसमान है। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, समान नहीं है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं जैसे दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप। वहीं कुछ क्षेत्र जैसे सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका और अमेज़न वर्षावन लगभग निर्जन हैं। जलवायु, जल स्रोत, उपजाऊ भूमि, अधिक अवसर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। जनसंख्या वितरण का ज्ञान विकास योजना और प्रबंधन में सहायक होता है। तो ये होता है वितरण, क्योंकि विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है, इसका वर्णन करना असंभव नहीं है, असमान है, क्योंकि कहीं कहीं पर ज़्यादा आबादी है, घनी आबादी है, और कहीं कहीं पर देखा जाए तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है, वहाँ पर बहुत कम ही मनुष्य पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ बताया गया कि जैसे कि क्या हो गया है, जलवायु, जल, उपजाऊ स्रोत, अमेजन वर्षा निर्जन है क्या, अंटार्कटिका और अमेजन जल वर्षावन, मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये यहाँ सब क्या है, बहुत कम आबादी है। ठीक, कम आबादी है, तो इसलिए क्या किया जा सकता है, ये असमान है, विश्व जनसंख्या जो है असमान है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने कई सारे प्रश्न देखे जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी को प्रश्नों को तैयार कर लेना जरूरी है। जैसे कि एकत्रीकरण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि 100% तैयार कर लेना है आपको। उसी तरह उत्तर भारत के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन जो ये होमोसेपियन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। क्या होमोसेपियन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक अधिवास क्या है, अधिवास, ये भी 100% तैयार कर लेना है आपको। ठीक, 100% तैयार कर लेना। उसके बाद जनाधिक्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी प्रकार जितने सारे प्रश्न बताएं आज की इस वीडियो में, सभी प्रश्न क्या हैं, कई वर्षों प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो कई पेपरों में पूछा गया, कई लगातार सालों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड जानकारी, इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।